हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु और स्वागत करता हूं रंजना आर्ट्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है एक दल का संप्रभुता के दौर। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक दल बहुत टाइम तक सत्ता में बना रहेगा। आप लोग जानते ही होंगे कौन से दल का मैं बात कर रहा हूं, तो वो दल है कांग्रेस। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हमारे देश में चुनाव की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो कैसे हुई थी। फर्स्ट टाइम जो हुई वो कैसे हुई, उस टाइम कौन कौन सी चुनौतियां हमारे देश में चुनाव के दौरान हुई थी, है ना। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी ऐसी पार्टियां आई जो हमारे देश को एक बेहतर नेता दिया, बहुत अच्छे नेता दिए। जैसे आप लोग देख सकते हो कि जयप्रकाश नारायण जो है वो बेहतर नेता थे, जिन्होंने बिहार में बहुत अच्छे काम किए, बहुत आंदोलन किए। ठीक है, उनका नाम आज भी बिहार के जो युवा नेता है वो लेते हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विपक्षी और विपक्ष दल के नेता उभरेंगे, जिसमें ए के गोपालन का भी नाम आता है। आगे चल के हम बहुत अच्छे अच्छे नेता का नाम भी देखने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले जानेंगे कि किस तरह से हमारे देश में आजादी के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरह से एक दल का संप्रभुत्व जो है बहुत टाइम तक बना रहेगा। ठीक है, एक ही जो सत्ता में बना रहेगा दल उसको। उसके बाद देखेंगे कि चुनाव कैसे हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहना अंत तक। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर यूपी, एमपी या फिर बिहार बोर्ड, तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि अध्याय 2 एक दल के संप्रभुता का दौर। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। ठीक है, मैं कलर को थोड़ा चेंज करूंगा बच्चों। ठीक, तो देखो ये जो है आपका लोकतंत्र की स्थापना में चुनौती। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारी चुनौतियां थी। दोस्त, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो बहुत विकट परिस्थितियां थी, वहां पे हमारे देश में। अब जरा सोचो, जिस देश में कोई नियम नहीं है, कोई कानून तत्कालीन नहीं था, उस देश का शासन व्यवस्था कैसा होगा, ये मैं पिछले चैप्टर में समझा चुका हूं, है ना। और दोस्तों उस चैप्टर में एक चीज बताना है आपको, वो मैं बीच में कभी बता दूंगा। हालांकि मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं ये वाला। ठीक है, तो उस टाइम आप देखोगे कि किस तरह से हमारे देश में कठिन परिस्थिति रहती है। हमारे देश में आप देखोगे तो कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करना है। आप लोग देखोगे तो म्यांमार जैसा देश, म्यांमार जब आजाद होता है, पहले वो भारत का ही अंग था, फिर भारत का ही बन जाएगा, लेकिन जो म्यांमार है वो अलग होता है बच्चों, तो वो लोकतंत्र को नहीं अपनाता है। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हम कैसे लाएंगे, लोकतंत्र वाली व्यवस्था। क्योंकि देखो भारत में आप लोग जानते हो कि विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, ठीक है, भाषा बोलने वाले लोग हैं। सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, इस टाइप के लोग भी रह रहे हैं, धर्म के लोग रह रहे हैं। तो इन सभी लोगों में कहीं ना कहीं लोकतंत्र स्थापित करना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों ने भारत पे टिप्पणी भी किए, कमेंट भी किए। बहुत सारे आलोचकों ने भारत को बोला कि यहाँ पे लोकतंत्र कैसे स्थापित कर लोगे, तुम अभी जन्म के खरे हुए हो। ठीक है, यानी कि जन्म के खरे कहने का मतलब है कि तुम अभी आजाद ही हुए हो, और इस टाइप से तुम किस तरह से अभी भारत में लोकतंत्र को स्थापित कर लोगे। ठीक है, और लोकतंत्र को स्थापित कर लोगे, ये तो एक चुनौती थी बच्चों। लेकिन उसमें भी एक और चुनौती क्या थी कि यहाँ पर मताधिकार दे दिया गया। मताधिकार कहने का मतलब है कि मत देने का अधिकार सबको दे दिया गया। आप देखोगे कि जब फ्रांस में जब तानाशाह खत्म हुआ था तो वहां पे मत देने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था। वहां पर मत देने का अधिकार सभी पुरुषों को भी नहीं दिया गया था। वहां पर केवल उन पुरुषों को मत देने का अधिकार था जो 3 दिन का टैक्स एक दिन में वो देने में सक्षम है। यानी कि कह सकते हो कि एक तरह से जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, तो उस टाइप के लोग यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। तो ये देखो हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सो वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे, ये इनको बच्चों से बहुत प्यार था। इसीलिए 14 नवंबर को हम लोग
अरे यार भैया, 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? तो बाल दिवस मनाते हैं ना, किस किस को याद है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है, चलिए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है? तो चलिए हम इसको खत्म करते हैं और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। देखो बच्चों, यहाँ पे कठिन परिस्थितियां थी, क्या थी? तब भारत का जन्म, विभाजन और विस्थापन, भारी चुनौतियां के बीच। देखो ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले वाला चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि भारत का विभाजन हुआ तो कौन कौन सी चुनौतियां थी भारत के विभाजन में, ठीक है? भारत आजाद होते ही विभाजित हो गया, जहां पे महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा देश आज आजाद हो जाएगा, इससे खुशी मनाने से कहीं ज्यादा इस बात का हमें दुख भी है कि कल हमारा देश विभाजित भी हो जाएगा। तो इस तरह का बात महात्मा गांधी बोले थे, ये मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, आप लोग नहीं पढ़े हो तो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है? और दूसरी क्या है कि राजनीति की नजरिया। देखो बच्चों, यहाँ के नेता जो थे, यहाँ के जो नेता हैं वो अरे मिट जा भैया। देखो यहाँ के जो नेता हैं वो राजनीति को कोई चुनौती, तो राजनीति की चुनौतियां तो थी, लेकिन उन्होंने उसे समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसका समाधान किया। उसको समस्या लेके सर पे हाथ लेके बैठे नहीं रहे नेता यहाँ के, ठीक है? उस टाइम के नेता बहुत अच्छे टाइप के होते थे, ठीक है? लेकिन अब के नेता और उस टाइम के नेता में बहुत अंतर है बच्चों, ठीक? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है? तो यहाँ पे नजरिया जो थी वो भी थोड़े अलग टाइप का था, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि हमारे नेताओं की राजनीति को समस्या नहीं बल्कि समाधान का उपाय माना, ठीक है? राजनीति को वो समस्या का मतलब समस्या नहीं बल्कि उसका उपाय मानते हैं, समाधान का, ठीक है? तो इस टाइप का सिस्टम चलेगा। देखो लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता, ठीक है? उसके बाद लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता आप देखोगे, जैसा कि मैं यहाँ पे बताया आपको कि म्यांमार और बेलारूस जैसे देश जो थे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं अपनाए, ठीक है? तो ये मैं आपको बताया, ठीक है? ये देखिए अन्य 9 स्वतंत्र देश जैसे स्वतंत्र, ये हो गया म्यांमार हो गया, बेलारूस हो गया, ठीक है? ये अलोकतांत्रिक रास्ता चुने, लेकिन भारत ने लोकतांत्रिक पर ये रहता है, अडिग रहता है भारत, ठीक है? अब इनका उद्देश्य देख लेते हैं। राजनीतिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य था जनहित का फैसला करना, ठीक है? ये चल क्यों नहीं रहा है, और उन पर अमल भी करना, ठीक है? तो भारत के लोग क्या करेंगे, ये मतलब जनहित पर फैसला, मतलब जनहित लोगों के लिए फैसला करेंगे। यानी लोकतंत्र का परिभाषा क्या कहता है बच्चों कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ठीक है? तो लोकहित के मामले पे यहाँ के नेता क्या करेंगे, राजनीति गतिविधियां करेंगे, ठीक है? अब देखो भारत का चुनाव आयोग, ठीक है? भारत के चुनाव आयोग ये हम अच्छे से जानेंगे। देखो भारत में चुनाव आयोग जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, ठीक है? और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम टाइम पे उनका नाम क्या था, तो शिवकुमार सेन नाम था, ठीक है? प्रथम जो चुनाव आयोग हमारे भारत में बना बच्चों, जो चुनाव आयोग का काम क्या होता है, तो जो चुनाव आयोग होता है बच्चों वो बेसिकली लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब का चुनाव करवाता है, ठीक है? तो इन लोगों का चुनाव करवाना, इनकी सारी रिपोर्टें रखना, ठीक है? मतदाता सूची प्रदान करना, ये सब इनका एक काम है। लेकिन जानते हो बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ और फिर चुनाव आयोग बना, ये देख रहे हो इनका नाम क्या है, शिवकुमार सेन, ठीक है? तो ये क्या किए कि जब इनको बोला गया कि जाओ तुम मतदाता सूची बनवा के लाओ, ठीक है? मतदाता सूची कहने का मतलब है कि आप लोग जब वोट देने जाते होगे तो आप लोगों को वहां पर कुछ वोटर आईडी कार्ड मिलता है ना, वोट डालने से पहले, या फिर वोटर लिस्ट में नाम आता है तभी जाकर के नाम वोट डालते हो बच्चों, या फिर कोई भी डालते हैं, अगर आपका उम्र हो गया होगा तो आप डालोगे ही, ठीक? तो इस टाइप से था। जब हमारे भारत के इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जाते हैं भारत में ये करने क्या करने, वोटर लिस्ट बनवाने। देखो यहाँ पे क्या है, मतदाता सूची तैयार करने जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वहाँ की महिलाओं से जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं घर का, तो महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पति का, देखो किस तरह से पूछते हैं, आपका नाम, तब कुछ वो अपना नाम बता देगी, आपके बच्चे कितने हैं, तो 2-3, ये जनगणना में भी प्रॉब्लम आया था ये वाला, ठीक है? फिर पूछे कि आपके पति का नाम, तब फलानमा के बेटा थी, फलानमा के पप्पा, ठीक है? चिंटुआ के पप्पा, पिंटुआ के पप्पा, मिंटुआ के पप्पा। भैया
आप अपने हस्बैंड का नाम बताना था उनको, लेकिन यहाँ पे आप जानते हो कि भारतीय नारी अधिकतर उस टाइम पे, अब तो बहुत समय बदल चुका है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो लोग नाम नहीं बताते थे, अपने पति का नाम नहीं लेते थे। इस टाइप का व्यवस्था था हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी चुनाव करा लेना भारत में, ठीक है। तो ऐसा ऐसा समस्या था भारत में कि लोग अपना पति का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का समस्या आया इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। जब आप देखोगे यहाँ पर 40 लाख महिलाओं का नाम जो है सो मतदाता सूची में नहीं आ पाया बच्चों, ठीक है। आप देखोगे तो उस टाइम पे लगभग 12 से 15% लोग ही साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे थे उस टाइम पे, समझे। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे क्या थी, लोकतंत्र में चुनौतियां थी। लोकतंत्र में लोगों ने कहा कि मताधिकार दे दिया सबको, ये लोग अब गिर जाएगा। वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत नहीं टिक पाएगा, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको मताधिकार का अधिकार दे करके, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक नाम लिखता हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि एक नाम था, एक मैं नाम लिखता हूं यहाँ पर, आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। सुकुमार सेन तो हो गया, ठीक। चलो मैं आगे लिख दूंगा, मैं आगे देख लूंगा। चलिए बच्चों अब यहां से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 17 करोड़, अरे भैया ये चल क्यों नहीं रहा है, मेरा पेनमा प्रॉब्लम, सॉरी बच्चों थोड़ा। देखो ये 17 करोड़, अरे भैया, ठीक। हाँ अब चल रहा है, ठीक है। कुल मतदाता संख्या उस समय कितना थे बच्चों, तो 17 करोड़ थे, ठीक है। तो इन बातों पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कुल मतदाता कितने थे बच्चों, बता दो, 17 करोड़, ठीक है। चलिए और देखो मैं यहाँ पे बोला ना कि 12 से 15 साक्षरता दर था, उस टाइम पढ़े लिखे लोग थे, तो मैंने बताया। और आपको एक चीज और ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे 3200 विधायक और 489 सांसदों का चुनाव होना था। तो ये 3200 जो है सो कहीं पर 3300 भी रहता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देकर लिखिएगा, ठीक है, मतलब ध्यान दे लीजिएगा इस चीज पे कि जब वहां पे चुनाव होने वाला था ना बच्चों, तो लगभग 32 से 3300 जो थे वो सांसद थे। मैं 32-33 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे 3300 भी आप सुनने के लिए मतलब देखने को मिल जाएगा आपको, और कहीं कहीं 3200 भी, ठीक है। और 489 सांसद थे जिनको चुनना था लोगों को, ठीक है। तो और कितने आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने सांसदों का हुआ था चुनाव, कितने ये विधायकों का। अगर आप अपने गांव में जाकर के किसी को बोलोगे कि बताओ कि फर्स्ट टाइम कोई डिबेट कर रहा है लोकतंत्र के ऊपर या फिर कुछ कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो ना कि बताओ कि फर्स्ट टाइम जब चुनाव हुआ था तो कितने सांसदों का और कितने विधायकों का चुनाव हुआ था। अगर आप वहां पे कोई नहीं बताएगा तो भैया आपको जानो ना जानो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो क्षमताएं हैं उन लोगों को दिखनी नजर आ जाएगी कि नहीं यार भैया बहुत पढ़ रहा है ये बच्चा तो, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लोगे कि 17 करोड़ वहां पे लोग जो थे उस टाइम मत दिए थे, 15% साक्षरता दर था, 3200 विधायक और 489, यहाँ पे देखो 489 सांसद चुने जाने थे, ठीक है। 3 लाख कर्मी जो थे वहां पर तैयार किए गए थे, ठीक है। 3 लाख कर्मी तैयार किए गए थे ये चुनाव कराने के लिए, ठीक है। उनको तैयार किया गया, ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है। तो इस सब चीज पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे कि नहीं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मतदान के लिए उम्मीदवारों के लिए अलग मतपेटी और उस पर चुनाव चिन्ह अंकित किया गया, ठीक है। तो ये सब तो किया ही जाएगा क्योंकि कोई भी चुनाव होगा उस पे जब तक आप एक चुनाव चिन्ह नहीं दोगे, अलग से मतपेटी नहीं दोगे तो कैसे, ये सब तो एक बेसिक सी चीज है, तो आप लोग ये सब जानते हो। देखो ये क्या है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आलोचकों ने हमारे भारत को क्या क्या कहा, ठीक है, क्या क्या कहा बच्चों, आलोचना की। बहुत सारे लोगों ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बताया, ठीक है। लोगों ने कहा कि ये लोग बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ये किया मतलब भारत को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों, लेकिन आज देखो बच्चों, आज हम लोग लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, और आज हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पे बहुत अच्छे से सटीक रूप से बैठे हुए हैं। और आज पूरी दुनिया चौंक चुका है कि भारत कैसे चुनाव करवा लेता है। भैया भारत
किस तरह से स्टेबल हो गया। अब तुम सोचो बच्चों कि हमारे यहाँ पे जितना ट्रेन में एक दिन में आबादी चल लेता है, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, पूरे देश की, पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, उतना तो हमारे यहाँ पे ट्रेन में एक दिन में चल लेता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, देखो बच्चों, एक ऑर्गेनाइजर अखबार था। ठीक है, क्या था? ऑर्गेनाइजर अखबार। ठीक है, ऑर्गेनाइजर अखबार था। ठीक है, इस अखबार में ये कहा गया कि जो नेहरू साहब यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया कि लोकतंत्र में आपने सबको मताधिकार जो दे दिया है, मताधिकार समझ रहे हो ना, कि सबको मत देने का अधिकार, सबको वोट करने का अधिकार, वोटिंग राइट। ओके, तो ये जो आप मताधिकार दे दिए हो, इससे आप अपने टाइम पे ही, मतलब जब तक आप हो ना उसी टाइम पे आप इसको गिरते हुए देख लोगे। ठीक है, मतलब इस तरह से भी आलोचना किया गया लोकतंत्र में, अगर सबको मताधिकार दे दिया गया है तो। दोस्तों, अगर लोकतंत्र में अगर लोग अपने हिसाब से सरकार न चुने तो लोकतंत्र कैसा? ठीक है, लोग यहाँ पे जो आप देखिए, पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए क्या, देखो आपने यहाँ पे देखा जनहित का फैसला करना। तो जनहित फैसला कब करेगी बच्चों? हम अपने हिसाब, हम लोग सरकार को चुनकर केंद्र में भेजते हैं तो वो अपना काम करती है। ठीक है, हम लोग चुनते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग वोट ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो इस टाइप से तो ऑर्गेनाइजर अखबार ने बोला ये बात, ठीक है, नेहरू जी को, कि आप अपने टाइम पे ही देख लीजिएगा कि ये मताधिकार वाला सिस्टम या लोकतंत्र को हानि पहुंचा देगा, आप अपने टाइम पे ही देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो 1951 से अक्टूबर 1952 के फरवरी का चुनाव जनता ने जमकर हिस्सा लिया। ठीक है, 1951 से 52 का जो चुनाव होता है ना बच्चों, इसमें जनता क्या करती है, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बहुत दुनिया को गलत साबित करके बता देती है। देखो 1951-52 के चुनाव में लोगों ने बहुत अच्छा से हिस्सा लेती है। ठीक है, और बहुत अच्छा से यहाँ पे प्रदर्शन लोगों का होता है और दुनिया का मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका परिणाम क्या होता है बच्चों, कि हारने वाले उम्मीदवारों के परिणाम भी निष्पक्ष बताया गया, मतलब हारने वाला भी इस पे सपोर्ट करेगा कि हाँ चलिए सब कुछ ठीक है, मतलब निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो वैश्विक प्रभाव क्या हुआ, यह साबित हो गया कि गरीबी और अशिक्षा के माहौल भी लोकतंत्र सफल हो सकते हैं। लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि गरीबी और शिक्षा के भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है, भारत अभी अभी आजाद हुआ है, यहाँ पर कैसे लोग लोकतंत्र को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं कल पेन चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, ये आप बैल देख रहे हो ना बच्चों, देखो ये बैल जो आप देख रहे हो बच्चों, मेरे पीछे आपको ये बैल साहब दिख रहे होंगे, 2 जोड़ी बैल है ना। तो ये बैल है, ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था। लेकिन आप कहोगे कि भैया एक बात बताओ, अभी तो हम कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा देख रहे हैं, लेकिन बच्चों ये मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, यानी कि चैप्टर 4 या 5, शायद 5 चैप्टर में मैं बताऊंगा कि कांग्रेस टूट जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं इस बात को मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि कांग्रेस का जो होता है प्रथम 3 चुनाव, कांग्रेस का जो है बच्चों 3 आम चुनाव जो है उसमें कांग्रेस हमेशा अच्छे सीट से जीतेगी, यानी कि कोई गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत मतलब बना रहता है सत्ता में। ठीक, वो लगभग 3 आम चुनाव में कांग्रेस डगमग नहीं करती है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार क्या कारण था कांग्रेस का, कांग्रेस के पास ऐसा क्या था कि 3 चुनाव तक उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। ठीक है, तो देखते हैं। देखो भारी जीत, 489 सीट में से ना बच्चों 364 सीट जो थे वो कांग्रेस के थे। ठीक है, अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूं तो 389 में से ये पहला बार का है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 सीट जो है ना बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ 3 को, ये जो 16 सीट है बच्चों ये सीपीआई के थे। मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए। देखो ये देखो बच्चों, ये जो 3 सीट थे मैंने बताया कि ये 364 सीट किसके थे, तो कांग्रेस ने जीते थे 489 सीट में से। लेकिन 16 सीट बच्चों की 16 सीट जो है वो किसके थे,
CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे। ठीक है, अब चलो, मेरा पेन वाला समस्या कब खत्म होगा मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, CPI के थे। चलो ठीक है, CPI 16। ठीक है, ये 16 है बच्चों। ठीक, अब ठीक चलता है, अब ठीक चल रहा है। अगर हम बात करें बच्चों तो एक और पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी जो है बच्चों, इसके पास कितने सीट थे? 12 सीट थे। ठीक है, तो ये इनके पास कितने सीट थी? तो 12 सीट थी, और बाकी जो छोटे मोटे पार्टियां जो थी वो सब थी। लेकिन मेजर पार्टी आप देखोगे तो यही था। एक था कौन? तो एक था CPI। ठीक है, अगर मेजर पार्टी आप लोग बच्चों देखोगे तो कौन था? एक था मेजर पार्टी आप लोग देखोगे तो एक था CPI, एक था सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, सोशलिस्ट, इसके पास कितना सीट था बच्चों? 16 सीट। सोशलिस्ट के पास कितना था? 12 सीट। ठीक है, तो बच्चों ये आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, और मैं सेकंड चुनाव का भी उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके आंकड़े हैं, लेकिन उतना ध्यान में रखोगे तो फिर तुम्हारे लिए ही भारी पड़ जाएगा। ठीक है, चलो कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। ठीक है, विरासत पार्टी, स्वाधीनता संग्राम, शानदार। अरे एक सेकंड, कलर चेंज करना होगा ना यहाँ। चलो, उसके बाद देखेंगे बच्चों कि संगठन एकमात्र पार्टी थी। ठीक है, और पूरे देश में स्थानांतरित फैला हुआ था। करिश्माई नेतृत्व, पंडित जवाहर। देखो मैं इस सबको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है कि इस पार्टी, ये जो कांग्रेस की पार्टी है, ये क्यों सत्ता में बनी हुई है? ठीक है, कांग्रेस की पार्टी सत्ता में बनी हुई क्यों है? क्योंकि देखो आपको पता है कि औपनिवेशिक इतिहास पता है बच्चों। बताओ तुम लोग कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व है, लोग जान रहे हैं, लोगों को ये पता है कि कांग्रेस आजादी के टाइम से हम लोगों के साथ है। कांग्रेस बहुत टाइम से हम लोगों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जिसमें आप देखो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू की अहम भूमिका रहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग चाहेंगे कि हम लोग इन लोगों की भूमिका के अंतर्गत, इन लोगों के नेतृत्व के अंतर्गत रहें। ये लोग कभी हम लोगों को हमारा गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोगों के मन में एक विचार तो ये थे। अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है नेहरू की करिश्माई नेतृत्व। ठीक है, देखो नेहरू साहब जो थे वो, इनको भारतीय राजनीति में लोकप्रिय माना जाता था। अगर आप बात करो बच्चों तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी आजादी के बाद नीतियां बनाई थी। जैसे देखो 5 ईयर प्लान हो गया। ठीक है, देखो 5 ईयर, वाई से ईयर, पी से प्लान। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान हो गया बच्चों। तो इस टाइप की क्या किए थे उन्होंने? नीतियां बनाई थी उन्होंने। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। जैसे कि उस टाइम पे क्या हुआ था ना बच्चों कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो 2 सबसे पावरफुल राष्ट्र थे, जिसमें से एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। बहुत सारे जो देश थे वो या तो अमेरिका में मिल रहे थे, नहीं तो सोवियत संघ में जाकर के मिल रहे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम किसी में नहीं मिलने वाले हैं, हम भारत अकेले रहेंगे, हम किसी के साथ जुड़ने वालों में से नहीं है। और जो ये क्या नाम है इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू है बच्चों, उन्होंने कहा कि मैं लोगों का विकास करूंगा, कल्याणकारी राज्य के ऊपर काम करूंगा। ठीक है, समाजवाद को अपनाऊंगा। ठीक है, उन्होंने हमेशा से क्या किया? समाजवाद को अपनाया। वो कभी भी पूंजीवाद की ओर, मतलब हालांकि पूंजीवाद के समर्थक थे, लेकिन अब बताओ बच्चों कि उस टाइम पे क्या है, लोगों के पास संसाधनों की कमी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे तो सरकार ही देखेगी ना। तो इसीलिए नेहरू जी समाजवादी व्यवस्था को अपनाएंगे, वो लेके चलेंगे, बना करके चलेंगे तालमेल। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, आपको समझ में आया। और दूसरी आप लोग देखोगे बच्चों तो विपक्ष की स्थिति, विपक्ष की स्थिति भी उस टाइम एक तरह से कह सकते हो कि कमजोर थी। अब अभी देख लो वर्तमान समय में लीडर के रूप में कौन कौन उभर रहा है। उस टाइम पे तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो तो एक बहुत खतरनाक लीडर हैं ही, है ना। उसके बाद अगर आप देखो तो एक
अटल बिहारी वाजपेयी को आप लोग देख सकते हो, उन्होंने भी नेतृत्व अच्छा किया। वर्तमान में आप मोदी जी को देख सकते हो, उन्होंने भी लगभग 15 साल से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत ही गए हैं। अगर बात करें तो राहुल गांधी भी कुछ कम नहीं है, वो भी अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से नेतृत्व जो है सो उनका बहुत अच्छा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। अगर बात करें बच्चों तो विपक्ष की स्थितियां कमजोर थी। अब विपक्ष में कुछ ऐसी पार्टियां भी थी, सोशलिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन पार्टियों का उतना वर्चस्व नहीं था जितना कि किनका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, ठीक है। तो ये कारण भी एक बना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़े बच्चों, चलिए। और बच्चों एक और चीज बता दूं मैं आपको, आर्टिकल 324 में ये लिखा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा। जब हमारा संविधान बन जाता है, कब बना संविधान, लागू कब हुआ था ये बताओ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज हमारे संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 324 के तहत। हमारा संविधान कब लागू हुआ बच्चों? मैं क्या बोल दिया, मेरे को ध्यान ही नहीं। हमारा संविधान लागू हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ऐसे ही मेरे से कल क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था आप सबको, और मतलब लगभग मैं उस टाइम रात के 3 बजे वीडियो आपका ये रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। और उसमें भी क्या हुआ ना बच्चों की 2 बार ये वीडियो मतलब खराब हो गया। खराब क्यों हो गया कि यहाँ पे लाइट जो टांगे हुए हैं हम, मतलब जो लटकाए हुए हैं लाइट, वो लाइट 2 बार गिर गया, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट लटकाए हुए हैं, ठीक है। तो वो गिर गया, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो खराब हो गया था। तो आपको मैं फिर से दोबारा, मतलब वो आधे घंटे का वीडियो जो था वो खराब हो गया था, तो मैं फिर से उसको रिकॉर्ड किया था। और लगभग वो वीडियो मतलब बनने तक वो लगभग 4, साढ़े 4, 5 बज गया था। तो नींद खतरनाक वाला आया हुआ था, और उस टाइम जब मतलब अजीब फील हो रहा था, ठीक है। यानी कि सुबह का बात कर रहा हूँ भैया, दोपहर में नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शांति है ना, यहाँ पे गाड़ियां चलती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, आप सबके लिए। तो इस कारण जो है सो उस टाइम पे मेरा थोड़ा ये हो गया था। तो मैं उसमें क्या करता हूँ बच्चों की, जो महात्मा गांधी के बारे में बता रहा था, महात्मा गांधी की शहादत, उसमें मैंने ये गलती से बोल दिया। इसके लिए मैं आप सबसे माफी क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था कि महात्मा गांधी को 3 गोली मार करके जिन्ना ने हत्या कर दी, ठीक है। ये बोला था मैंने वहां पे कि जिन्ना ने हत्या कर दी। लेकिन बच्चों वहां पे मुझे नाथूराम गोडसे बोलना था, क्योंकि गांधी जी को जिन्ना ने नहीं मारा था, और हमसे यही गलती वहां पे हो गई थी। मैं जिन्ना के बारे में पढ़ा, जिन्ना के बारे में बता रहा था, और गांधी जी के बारे में भी। तो यहाँ पे मेरे से ये बहुत माइनर तो नहीं बोल सकते हैं, मेजर मिस्टेक हो गया। इसके लिए आई एम सो सॉरी। आप लोग अगर वो वीडियो देखे होंगे तो माफ कर दीजिएगा मुझे, और आप लोग इस वीडियो में हो तो सुधार ही लीजिएगा, क्योंकि मैं वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं बच्चों, और जो वो वीडियो मैं हटा भी नहीं सकता हूँ बच्चों। आप लोग थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वो वीडियो अपलोड किया हूँ 3 बार, मतलब वो, मतलब समझ रहे हो ना, 3 घंटे का, मतलब 4 घंटे का वो लगता है लगा करने में, वो फिर जाकर आपको, मतलब इसीलिए एक छोटा सा गलती है, आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे। हालांकि मैं वहां पे पढ़ भी रहा था तो थोड़ा, मतलब ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, छोटा सा गलती हो गया था, ठीक है। बस मुंह से निकल गया था बच्चों, और कोई ऐसा कोई बात नहीं था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा हम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे तैयार करते हैं। आप लोग आर्टिकल 324 में क्या है बच्चों, संविधान में एक चुनाव आयोग होगा जो कि निष्पक्ष होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे बच्चों कांग्रेस का सफलता के रहस्य देखे तो समावेशी विकास। कांग्रेस जो है सतरंगे सामाजिक संगठन की तरह थी, जिस पर वर्ग, जाति और धर्म को जगह मिली। देखो बच्चों, मैं इसको एक बार पढ़ ही के खत्म कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। हालांकि मैं जो बोला ऊपर वो वही इसमें बात दिया गया, समावेशी विकास हो गया, ठीक है। अगर बात करें तो गठबंधन स्वरूप, ठीक है, इसमें क्रांतिकारी, शांतिवादी, नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा की सहमति। देखो कांग्रेस में आप लोग देखोगे ना बच्चों, तो हर टाइप के नेता थे वहां पर, ठीक है। आप जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब संविधान सभा, मतलब जब आप देखोगे संविधान सभा में, तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब इसको बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। लेकिन आप देखोगे ना बच्चों, तो संविधान सभा आपको मिनी
हिंदुस्तान लगेगा, छोटा सा दुनिया लगेगा वो, क्योंकि उसमें कांग्रेस तो था ही, ठीक है, लेकिन बच्चों आप देखोगे कि उसमें हर तरह के विचारधारा के लोग थे, ठीक है। आप देखोगे आज के नेता के पास अगर देखोगे तो वोट बैंक क्या आता है, तो आज के नेता के पास वोट बैंक है बच्चों, तो वो है जाति, धर्म, ये सब उनके वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन नेहरू जी के टाइम पे वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार देखोगे तो वो लोगों की मदद करते थे, ठीक है। वो सब कुछ देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे वो, हाँ देखो नरमपति, वो समाज के सभी लोगों को एक साथ लेके चल रहे थे। समाज में चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, पिछड़ा वर्ग हो, अगला वर्ग हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक, मतलब हर टाइप के लोगों को वो एक साथ लेके चलते थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वोट बैंक इनका था, ठीक है, नेहरू जी का, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अगर देखिए बच्चों, ठीक है, तो अव्वल और इकलौता आजादी के आंदोलन में अगुवा होने के कारण फर्स्ट, यहाँ पे ये है क्या, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, ठीक है ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिलता है, किनको, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, आजादी के अगुवा होने के कारण, मतलब आजादी के अगुवा कहने का मतलब है बच्चों कि जिस तरह से आपके घर में अगर किसी की शादी होती है तो शादी होने से पहले एक व्यक्ति का भूमिका होता है शादी कराने में, ठीक है, जो आदमी आता है लड़का लड़की को दिखवाता है एक दूसरे से, ठीक है, दिखो दुख को, तो उसी को क्या कहते हैं, अगुवा कहते हैं। आप लोग तो अगर बिहार यूपी से हो तो अगुवा को तो अच्छे से समझ रहे होगे, है ना। अगर जो आदमी बाहर से हो, मान लो महाराष्ट्र से देख रहे हो या फिर कहीं अलग से, तो वो लोग मीडिएटर समझ सकते हो, जिसको आप लोग मैरिज ब्यूरो समझते हो बच्चों। तो मैरिज ब्यूरो में जो व्यक्ति होता है उसी को अगुवा कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर के हो उसके लिए, ठीक है बच्चों। और देखो यहाँ पे विपक्ष का अभाव भी था, उस समय विपक्षी दल अभी अपनी राजनीति ही बना रहे थे, और जब भी कांग्रेस का नेटवर्क तैयार था, अब देखो विपक्षी दल जो थे वो अपनी राजनीतिक प्रभुत्व बना रहे थे, मतलब लोगों को वो, मतलब लोगों के पास वो पहुंच रहे थे, या फिर लोगों पे अपना प्रभुत्व, या कह सकते हो कि लोगों के ऊपर अपना एक जादू बिखेर रहे थे। लेकिन नेहरू जी का जादू तो पहले से ही चला हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस के सफलता के रहस्य के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। चलिए इतिहास वाला चीज याद रखना बच्चों, ठीक है। ये आ गया कांग्रेस के प्रणाली का प्रकृति, अच्छा ये आ भी गया। चलो बच्चों अब हम इसको देख लेते हैं, कितना देर हो गया। देखो कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति, देखो भीतर का विपक्ष कांग्रेस के देखो भीतर का विपक्ष कांग्रेस के अंदर, देखो बच्चों कांग्रेस के अंदर विभिन्न गुट मौजूद थे, आपसी होड़ करते थे, ठीक है। कांग्रेस के ताकत का स्रोत क्या था बच्चों, पार्टी के भीतर मतभेद और सहनशीलता थी, जिसमें नेता पार्टी जोड़कर बहस नहीं करते थे, मध्य पार्टी, मध्यमार्गी पार्टी, ठीक। तो ये सब हम देख लेते हैं बच्चों, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक। और देखो बच्चों मध्यमार्गी पार्टी है आपके, ठीक। विभिन्न हितों के टकराव को कांग्रेस सुलझा लेती थी और फिर एक आम सहमति कायम करती थी। शासक और विपक्ष, पहले दशक में कांग्रेस ने, देखो क्या होता है कि जब पहले टाइम का चुनाव होता है ना बच्चों, तो उस टाइम शासक तो कांग्रेस था नहीं, कांग्रेस तो जीत जाएगा ये ठीक है, लेकिन उस टाइम पे विपक्ष का भी नेतृत्व कौन करता है, यानी कि पक्ष भी कांग्रेस और विपक्ष भी कांग्रेस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें हालांकि ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अरे भैया मैं ये अगले दिन से नहीं होने दूंगा बच्चों, पेन वाला प्रॉब्लम, ठीक। चलो देखो भीतर का गौरव है, देखो कांग्रेस के अंदर विभिन्न गुट है, ठीक है, जो मौजूद थे और आपसी होड़ करते थे, ठीक। यानी कि कांग्रेस के अंदर में आपको मैं ऊपर ही बताया बच्चों कि कांग्रेस के अंदर का विभिन्न गुट है, हर टाइप के लोग हैं, ठीक है, उनमें भी आपसी होड़ थी, ठीक। तो ये देख लोगे ताकत का स्रोत है, पार्टी के भीतर जो जितने भी मतभेद थे, और देखो बच्चों जितने भी पहले के टाइम के जो नेता होते थे उनमें सहनशीलता बहुत गजब टाइप के होते थे, ठीक है। आजकल देख लो तो संसद भवन में तो भैया कुर्सियां उठा के पीटने लगता है नेता में नेता, ठीक। तो ये सब चीज को ध्यान देने की
जरूरत है। ठीक, अब चलो बच्चों, लोग क्या करते थे यहाँ पे, देखो विभिन्न टकराव, देखो यहाँ पे क्या मध्यमार्गी पार्टी है, तो विभिन्न हितों के टकराव को कांग्रेस सुलझा लेती थी। आम, देखो मान लो कि वहां पे क्या हुआ कि दो लोगों के बीच में अगर पार्टी में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि आम सहमति से वो सुलझा लिया करते थे। ठीक है, आम सहमति कहने का मतलब है कि अगर मैं ना बोलूं कोई भी चीज पे, ठीक है, तो वो ना माना जाएगा, यानी कि कोई भी काम किया जाएगा। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपका हिस्ट्री का क्लास लूंगा और कोई बच्चा आप ही में से बोल दे कि नहीं सर हिस्ट्री क्लास मत लो, इकोनॉमिक्स का क्लास ले लो, ठीक है, तो उस बच्चे का भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर वो बच्चा ना बोल रहा है तो नहीं किया जाएगा, सबकी सहमति होनी चाहिए, इसी को कहते हैं आम सहमति। ओके बच्चे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आ जाता है केरल के कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। अब बच्चों ये पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, आप ध्यान दोगे तो ये एक लौती लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत में आई, तो उस टाइम की ये एक लौती पार्टी है जो फर्स्ट टाइम जीतेगी कांग्रेस के विपक्ष के रूप में। कहाँ पे जीती है बच्चों, तो केरल में। ठीक है, उस टाइम आप देखोगे तो केंद्र में तो कांग्रेस है ही, लेकिन राज्यों में भी कांग्रेस है, केंद्र राज्य हर जगह पे कांग्रेस है, लेकिन केरल में एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, तो उनकी जो वो कम्युनिस्ट पार्टी है ना बच्चों, तो वो फर्स्ट टाइम जो है सो जीतेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इनकी व्यवस्था आएगी। ठीक है, 1957 में केरल दुनिया में पहली एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी जो लोकतांत्रिक सरकार में चुनी गई थी। मुख्यमंत्री उनके थे निम्बूरी पाद, ठीक है ना, KMS, ठीक है ना, ठीक है, इन्होंने किया था वहां पे, ये बन जाते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये मुक्ति संघर्ष भी होती है, बाद में इनको हटा भी दिया जाता है। हटाने का कारण भी बहुत मतलब सशक्त है कि ये कर क्या रहे थे कि देखो बच्चों, अब देश आजाद हुआ है, तो देश आजाद हुआ है तो यहाँ के लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। शिक्षा व्यवस्था में क्या कर रहे थे, तो जितने भी निजी शिक्षा संस्थान है, तो वहाँ उसको ये क्या कर रहे थे, उसमें ये हस्तक्षेप कर रहे थे, उसमें ये मतलब सरकारी व्यवस्था से ये अपना काम चलाना चाह रहे थे वहां पर। तो वो जिनका भी वो प्राइवेट संस्था है बच्चों, तो वो विरोध करेंगे। ठीक है, तो विरोध किया उन लोगों ने, तो इनके विरुद्ध क्या हो जाएगा बच्चों, तो अति हटा दिया जाएगा 356 आर्टिकल का यूज कर लेगी 1959 में शायद, हाँ 1959 में कांग्रेस यूज करेगी और इनको सत्ता से हटा देगी। हालांकि बच्चों इनके लिए एक विमोचन आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है, विमोचन आंदोलन। ठीक है, विमोचन आंदोलन होगा जिसपे केरल की जनता रहेंगी ठीक है, विमोचन में कौन, देखो बच्चों इस विमोचन पार्टी में कौन कौन रहता है, मैं इसका एक और PDF, विमोचन में देखो कौन कौन से लोग विरोध कर रहे थे। देखो बच्चों, विमोचन आंदोलन जो हुआ था ना बच्चों, तो इसमें जो है मैं जूम कर लूं, अच्छा जूम नहीं देता है ये, नहीं, विमोचन में जो है बच्चों इसमें कांग्रेस था। ठीक है, कौन था, कांग्रेस, कांग्रेस में C लिखता हूँ समझिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों था चर्च, ये भी CA से होता है इसलिए हिंदी में लिख देता हूँ, चर्च। ठीक है, और एक और था बच्चों जिसका नाम था नायर सोसाइटी, नायर सोसाइटी। ठीक है, सर्विस सोसाइटी था बच्चों शायद, सर्विस। ठीक है ना, यहाँ पे आप सर्विस कर लोगे। ठीक है, नायर सर्विस सोसाइटी विमोचन आंदोलन होता है। ठीक है, जिसमें चर्च जो है इसमें अहम भूमिका निभाएगा। फिर अब देखेगा कांग्रेस भी देखता है कि भैया अब देश अभी अभी आजाद हुआ है और ये विमोचन टाइप का आंदोलन एक तरह से वहां पे हो रहा था, तो कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि हम अभी देश में किसी तरह का आंदोलन होने दें और फिर इस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा आर्टिकल 356 का यूज करके 1959 में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना, अनुच्छेद का प्रयोग करके, अरे तुमको क्या हो जाता है, अनुच्छेद का प्रयोग करके। ठीक है, कि अच्छा ये ब्लैक में ब्लैक चला रहा हूँ तो चलेगा कैसे। ठीक है,
1959 में क्या हुआ, सरकार ने अनुच्छेद का प्रयोग करके इसको बर्खास्त कर दिया। ठीक है, मुक्ति संघर्ष, ठीक है, आंदोलन, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, यहाँ के इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ठीक है, तो एक विमोचन को याद कर लेना। ठीक, विमोचन याद करोगे मेरे बच्चे, और फिर क्या याद करोगे, तो आपको इसमें याद करना है एक ये EMS है, ठीक है ना, निम्बूदरी पाद साहब को याद कर लेना। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बच्चों सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। देखो, सोशलिस्ट पार्टी 1948 में, ठीक है, आई थी, और इसके जो गठन है वो आचार्य नागेंद्र देव ने किया। आचार्य नागेंद्र देव किए थे इसका गठन। ठीक है, और ये लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। इसके प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे, अशोक मेहता थे। ठीक, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, तो ये सब नेता थे। देखो, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में जो आंदोलन किया था, छात्र आंदोलन, तो ये आपका आप लोग पढ़े होंगे शायद, ये क्लास 12th का हिंदी है। हाँ, हिंदी में ही पढ़ना है, शायद क्लास 12th के हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, जयप्रकाश के नारायण का आंदोलन, या फिर क्लास 10th के। तो ये सब प्रमुख नेता हमारे देश के विपक्ष के रूप में भी बहुत अच्छे तरीके से उभरे हैं। ये पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी है बच्चों, 1948 में आई थी। ठीक है, तो इसने बहुत अच्छा योगदान दिया है हमारे भारत में। दूसरा है बच्चों की कम्युनिस्ट पार्टी CPI। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना बच्चों, ये दो पार्टी में बढ़ जाती है। एक तो CPI रहती है और एक CPI-M बन जाएगी। ठीक है, ये कब होता है, जब ये होता है, क्या कहते हैं इसको, इंडो चाइना वार होता है। ठीक है, इंडिया और फिर चाइना का जो युद्ध होता है ना बच्चों, उस दौरान इन दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलेगी, और फिर ये दोनों पार्टी अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो रूस है, ठीक है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इसको रूस की बोल्शेविक क्रांति, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, रूस की बोल्शेविक क्रांति। ठीक, तो नहीं तो मैं हिस्ट्री का क्लास बहुत जल्द लेने वाला हूँ बच्चों, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, 1964 में विभाजन हुआ बच्चों, और फिर क्या हो गया, CPI और CPI-M में मतलब बट गया बच्चों। बोलते बोलते ना तो मेरा तो क्या बताएं, कल से पानी रखेंगे, पानी प्यास लग जाता है। ठीक है, इसके एक नेता थे AK गोपालन, जो मैंने शुरू में ही चर्चा किया था। ठीक है, PC जोशी और अजय घोष, तो ये सब नेता हैं इस आंदोलन के, बहुत अच्छे नेता हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को याद कर लेना है। अगला आपका आता है बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो आप देख रहे हो ना मेरे रसगुल्लो, ये हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनको जो आप देख रहे हो, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं बच्चों। ठीक है, इन्होंने भारतीय जनसंघ का स्थापना किया था 1951 में। ओके बच्चों, ठीक है, भारतीय जन संघ का स्थापना किए थे 1951 में। ठीक, चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह एक देश और एक संस्कृति की बात करते हैं। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते हैं, एक देश और एक संस्कृति की बात करेंगे। ठीक है, ये अखंड भारत, ठीक है, और हिंदी को क्या कहेंगे, ये राजभाषा बनाने पर जोर देते हैं। कितना अच्छा नेता थे बताइए, ये सब हिंदी को राजभाषा के और मतलब बल देते हैं कि हिंदी राज्य भाषा बन जाए, है ना। अब विपक्ष दलों की भूमिका देख लेते हैं बच्चों, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। विपक्ष दलों की भूमिका, इन दलों के शासन लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा, और फिर कांग्रेस की नीतियों पर अंकुश लगाया, और फिर भविष्य के महत्वपूर्ण नेता तैयार किए। ठीक है, तो ये विपक्ष की कुछ भूमिकाएं थी। ठीक है, जिन्होंने विपक्ष की भूमिका थी। देखो बच्चों, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है, विपक्ष की भूमिका एक अति नजरिए से देख लो कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है ना बच्चों, तो वहां पे आप देखोगे कि कोई अगर आप पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा तो आप निरंकुश हो जाओगे। और विपक्ष जो होता है ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं अंकुश लगाता ही है। आज मोदी जी कुछ गलत करें तो राहुल गांधी जो है वो एलिगेशन लगाने के लिए सामने बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का होता है विपक्ष का रोल। कभी भी वो सत्ता पार्टी को बहकने नहीं देती है। कौन? तो विपक्ष। ओके बच्चों, तो इस टाइप की भूमिका रहता है विपक्ष का। ठीक है, अब हम विपक्ष के बारे में तो समझ गए, और विपक्ष से हमें बहुत अच्छे प्रखर नेता भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के योद्धा और राजनेता, तो इसको भी हम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो मौलाना अबुल कलाम, तो इनको आप लोग देखे होगे।
तो इनको मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जब ये भारत पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था बच्चों, तो उन्होंने ये भारत पाकिस्तान बंटवारे का बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये सच्चे भारतीय मुसलमान के रूप में देखे गए। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनती है। और हाँ बच्चों, राम मनोहर, ये क्या नाम है, अब्दुल कलाम जो है, अब्दुल कलाम, ये शायद शिक्षा मंत्री, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ पहले शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है। निष्कर्ष क्या है इसका, 1950 का दशक भारतीय लोकतंत्र का एक अनूठा दौर था, जहां कांग्रेस का प्रभुत्व होने के बाद भी बावजूद जीवंत विपक्षी आवाजें मौजूद थी। ठीक है बच्चों, वहां पे कांग्रेस का प्रभुत्व तो था, लेकिन विपक्ष भी बहुत ही ज्यादा मजबूत था, लेकिन कभी भी विपक्ष के ऊपर पक्ष ने आवाज नहीं उठाया, उन्होंने उसका उत्तर दिया, उसका आलोचना कभी नहीं किया उस टाइम पे। आज देख लो तो नेता आलोचना करने पे ही बिजी है। ठीक है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही भैया, उसका तो धर्म है सवाल उठाना। ठीक है, और पक्ष को नियंत्रित करना विपक्ष का काम है, नहीं तो अगर नियंत्रित नहीं करेगी बच्चों विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और निरंकुशता सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यही देख सकते हो कि यही से विकास की नींव रखी गई और आज बहुदलीय लोकतंत्र खड़ा है। तो आज आप लोग देख रहे हो कि बहुदलीय लोकतंत्र जो है बच्चों खड़ा है। ठीक है, तो बच्चों आपका सेशन, आज का सेशन जो है ये कैसा लगा, और ये जो दो जोड़ी बैल है, इन दो जोड़ी बैलों की कहानी मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में बताऊंगा। बच्चों अभी मैं जल्दी से ये खत्म तो करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि शायद अब आवाज अच्छा जाए। तो बच्चों मैं आपसे एक बात बहुत अच्छा से कह देना चाहता हूँ कि अब मैं अभी फिलहाल एमसीक्यू नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं लगभग 5 से 7 दिन में ये बुक खत्म कर दूंगा। ठीक है, लगभग इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, जितने चैप्टर है उतने दिन में मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं बच्चों एमसीक्यू का सीरीज लाऊंगा। मतलब किस टाइप से लाऊंगा पता है, जैसे कि 1 वीक एमसीक्यू ही चलाऊंगा। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू चलाऊंगा और फिर एक एक चैप्टर किसी और सब्जेक्ट का चलाऊंगा। ठीक है, तो ये ठीक रहेगा ना बच्चों, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके लिए जरूरी है। फिर आपका सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन हो गया, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसको भी हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने बड़े भाई का मेहनत आप अपने ऊपर अप्लाई करिएगा, समझने का ट्राई करिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो बताइए, हम सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।